हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी जितने भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं सभी 100% फ्री है। यहाँ पर किसी भी वीडियो को देखने के लिए कोई भी पेमेंट की मांग नहीं करी जाती है और साथ ही कंटेंट तो बहुत अच्छा रहता ही है। टीचर्स आपको पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है चित्र वर्णन। चित्र को हम जब वर्णित करते हैं तो कैसे हमें करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखने होती हैं, इनको लिखने से हमारे अंदर क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ का स्किल हमारे अंदर डेवलप होता है, क्या है, ये सभी कुछ हम जानेंगे आज के टॉपिक में। और साथ ही कुछ चित्र वर्णन की व्याख्या करके ये समझाएंगे भी कि उस चित्र में जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप उन्हें किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या दिया है यहाँ पर, चित्र वर्णन की परिभाषा। कोई भी चीज़ है, हम व्याकरण से रिलेटेड कोई भी संबंधित, तो भाई वो चीज़ है क्या, हमें ये समझना ज़रूरी, तो इसको हम परिभाषा में करते हैं। तो क्या दिया है, किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हमने कोई एक चित्र देखा, मान लीजिए सपोज आप ही अपना पुराना एल्बम देख रहे हैं, अब उस एल्बम में आपको कोई एक पुरानी पिक्चर मिल जाएगी, तो अब क्या होगा भाई, वो पुरानी पिक्चर जो है, या तो आपने वो मोमेंट्स एंजॉय किए होंगे तो आप उनको अच्छी तरह जानते होंगे, या कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जहां पर आप नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनको देखकर भी आपको पीछे की सीनरी है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उस पिक्चर में, तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या भाव आपके मन में उठ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप अपनी इमेजिनेशन पावर, मान लीजिए उस पिक्चर में आप नहीं हो, तो अब आप क्या करोगे, आप अपने आप को उस पिक्चर के अंदर रखोगे, सारी कल्पनाएं करोगे और उसको करने के बाद में उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। यही होता है चित्र वर्णन। अब अगर आप उसमें अपने आप को नहीं भी रखना चाहते हैं तो भी उस पिक्चर के अंदर जो कुछ है उसे आप सभी कुछ को आप क्या करेंगे, लिखना ही आपका चित्र वर्णन कहलाता है। तो ज़रूरी नहीं है पुरानी फोटोग्राफ्स, आप कोई भी पिक्चर देखो तो उसका आप वर्णन कर सकते हैं। अब आता है दूसरे शब्दों में, अब इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में समझते हैं। चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। यानी कि जो चित्र है उसको हम देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, किसके अंदर क्या भाव है, उन सभी को लिख देना ही चित्र वर्णन कहलाता है। फिर सरल शब्दों में हम देंगे तो क्या होगा, दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन है। यानी चित्र को देखिए और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करिए, वो चित्र वर्णन है। तो चित्र वर्णन के यहाँ तीन, एक आपको भाषा बताया, एक हमने कुछ दूसरे शब्दों में बताया और सरल शब्दों में, तो तीन तरीके से हमने उसको आपको समझाया कि चित्र वर्णन एक्चुअल में होता क्या है। अब आते हैं, पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है, या इमेजिनेशन की जो पावर है वो सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं। अपने अनुभवों के कारण किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अपने इस अनुभव या प्रतिक्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। तो कहने का मतलब, जो हमें पावर मिली है, यानी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति की जो पावर मिली है, उसमें उसको अपने शब्दों, उसका इस्तेमाल करना और उनको अपने शब्दों में ढाल देना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं, अनुभव, मतलब उस पिक्चर से हमें जितने अनुभव प्राप्त हुए हैं उन्हें भी अगर हम उसमें नहीं हैं तो भी हम अपनी कल्पना शक्ति के जरिए उस पिक्चर को जीवित करते हैं, उसमें अपने आप को रखते हैं और सारी चीज़ों को हम तब लिखते हैं। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, किसी पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला, किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। तो अब जो चित्र वर्णन के लिए आपको चित्र दिए जाएंगे वो किस किस तरीके के, भाई किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उनमें देखिए, कोई घटना होगी, कोई घटना घट गई, ठीक है,
उस घटना का चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है या कहीं कुछ और कोई घटना घट गई है, कोई लड़ाई कर रहा है, तो वो सब घटना आपके सामने रख दी जाएगी। किसी पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला कोई एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे लग रहा होगा कि अरे ये काम संपन्न होने वाला है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की पिक्चर है, बच्चे कोई चित्र वर्णन कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उसका है, तो वहाँ पर एक स्थिति पूर्ण होने वाली है, उसका चित्र दिया गया है। फिर है किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है, कोई एक व्यक्ति विशेष का चित्र दे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई फेमस पर्सनालिटी है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, इनकी पिक्चर्स दे दी गई। तो अब उस पिक्चर को देखकर आपको सारा डिस्क्राइब करना है। अब इसमें आप लोग अगर देखोगे तो आपके सिलेबस में अभी एक रिसेंटली एक चैप्टर आएगा, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। तो इस चैप्टर में खाली एक पिक्चर को देखकर पूरा चैप्टर लिखा गया है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो प्रेमचंद जी और उनकी वाइफ की एक फ़ोटो थी, उसको देखकर जो है लेखक ने पूरा सब कुछ उनके बारे में लिख दिया है। तो इसी तरीके से अगर कोई फेमस पर्सनालिटी आती है तो भी आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा। कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं चित्र वर्णन के लाभ। अब हम जो चित्र वर्णन कर रहे हैं इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, फ़ायदे भी तो हमें पता चलने चाहिए। भाई हम चित्र वर्णन कर रहे हैं तो हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे। आप तो बोलोगे मैम सीधे सीधे हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अरे मार्क्स अच्छे मिलने के अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप होंगी। वो क्या है, देखिए क्या है। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता बढ़ती है। हम जब चित्र वर्णन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बारीकी से हम जो वस्तुओं को देखेंगे, चित्रों को देखेंगे, तो किसी भी चीज़ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा होता है वो इन्हांस होता है, मतलब हमारे अंदर वो क्वालिटी बढ़ती है किसी भी चीज़ को देखने का पॉइंट। एक हम सामने देख रहे हैं, मान लीजिए सामने एक चिड़िया है, वो ज़मीन पर बैठी हुई है। अब वो ज़मीन पर बैठी है, अब उसी को अगर आप देखो तो दो तरीके से देख सकते हो कि वो उड़ते उड़ते थक गई इसलिए बैठकर आराम कर रही है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हो कि वो अपने बच्चों के लिए कीड़े ढूंढ रही है, खिलाने के लिए ढूंढ रही है। तो उस चीज़ को देखने का व्यू अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। हमारी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। मतलब हमारे अंदर जो विचार, हमारे अंदर तो बहुत सारे विचार पनपते हैं, अब उनको हम वन बाय वन जो है वो लिखें और सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। भाषा लेखन का विकास होता है। हम सही शब्दों का चयन करना सीख जाते हैं, हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं। बहुत सारी जो एक होता है ना, हम जो भाषा बोलते हैं उसमें और जो लिखते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो लेखन कार्य से हमारी वो जो पत्राचार माध्यम की भाषा होती है उनमें सुधार होता है। अब चित्र वर्णन की विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। पहले चित्र की बारीकी से देख लेना चाहिए। अब जो हम चित्र बनाने, मान लीजिए हमारे सामने जो चित्र है, अब हमको वो उस पर बोला गया, कोई भी चित्र दिया गया और उससे बोला गया कि आपको चित्र वर्णन करना है, तो अब हमें उस पूरे चित्र की पहले विशेषताओं को देखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, तभी तो हम उनको लिख पाएंगे। तो अब वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनको हम एक चित्र के अंदर देख सकते हैं। पहली है, पहले चित्र की बारीकी से देख लेना चाहिए। जो भी चित्र है उसे हर एक कोने में हर एक चीज़ को कायदे से देखना है कि उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी कुछ कायदे से देखना है। फिर है, जो भी बातें आपको चित्र में नज़र आ रही हैं उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है या तो आप उसको ध्यान में कर लो या कुछ पॉइंट्स में लिख लो। मान लीजिए कोई पिक्चर है जिसमें एक नदी है, झोपड़ा है, पेड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो जो मोटी मोटी खास तौर से बातें, जैसे आप बोलेंगे एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र है, प्रातः काल है, और साथ ही जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हल्की ठंडक है, आप वातावरण को बता सकते हो, सभी को जो है उन पॉइंट्स को आप एक एक जगह अलग लिख लो और फिर उन्हें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो उनके चेहरे के भावों के आधार पर सुख दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। मान लीजिए पिक्चर में कुछ
जो है व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके चेहरे के भावों को भी पढ़ना आपको आना चाहिए। उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें खुशी हो रही है, या वो बोर हो रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, उनके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, ये पिक्चर में बने व्यक्तियों के चेहरों को देखकर आपको पढ़ना है और उनके भावों को भी लिखना है। फिर यदि किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपके सामने जो है किसी चर्चित व्यक्ति का चित्र आ गया, तो अब उनके लिए आपके मन में क्या विचार हैं, आप उन्हें भी व्यक्त कर सकते हैं। वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी आपकी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। मतलब बहुत सारी आप सूक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहावरे लिख सकते हैं, लोकोक्तियां लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी भाषा बहुत ही सुंदर लगेगी। जो कोई भी पढ़ेगा उसे पढ़ने में मजा आएगी। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। कहने का मतलब है जो चित्र है उसी से हमें संबंधित, हमें और कहीं नहीं पहुंचना है। जो चित्र हमारे सामने है उसी से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त करना है। चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखा जाता, मतलब जो जरूरी नहीं है ऐसी कोई भी बातों को हमें नहीं लिखना होता है। चित्र वर्णन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 25 से 30 शब्दों तथा 7 से 8 वाक्यों में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। तो चित्र वर्णन जो होता है वो हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना होता। तो इन्होंने बताया क्या, 25 से 30 शब्द या 7 से 8 वाक्यों में इसे पूरा करना होता है। तो मतलब आप पूरी उसमें कहानी आपको नहीं लिखनी, बहुत ही कम डिटेलिंग के साथ, मतलब बहुत ही कम शब्दों में जितना हो सके सारी डिटेलिंग आपको कर देनी होती है। चित्र में जितनी भी चीजें दिख रही हों सभी का वर्णन होना चाहिए। मतलब जितनी, अगर एक पेड़ है, बच्चा है, पक्षी है, गेंद है, तो उन सभी का वर्णन आपको करना है। यदि चित्र के साथ शब्द भी दे रखे हों तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाक्यों में हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है, एक चित्र आपको दे दिया है और साथ ही उससे संबंधित कुछ शब्द नीचे दे दिए जाते हैं कि आपको अपने चित्र वर्णन करते समय इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप चित्र वर्णन करोगे तो उन शब्दों का प्रयोग आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो आपको लिखने ही लिखने हैं। वाक्य रचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना करेंगे। मतलब ऐसा हो चुका था, ऐसा होगा, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे कि एक नाटक लिखा जाता है हमेशा वर्तमान काल में, उसी तरीके से चित्र वर्णन भी आपको क्या करना है, वर्तमान समय में ही लिखना है। इसे आप कभी भी पास्ट या फ्यूचर में, जैसे जैसे ये ऐसा हो चुका है या ऐसा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसा हो रहा है, वर्तमान समय में आपको लिखना है। फिर है, पहले वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है और अगले वाक्य में दृश्य में क्या क्या हो रहा है। मतलब आपके सामने अगर एक दृश्य दिया है, मान लीजिए बगीचे का दिया है, तो आप क्या बोलेंगे, यह दृश्य एक उपवन का है। अब उस उपवन में क्या क्या हो रहा है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। बच्चे जो हैं वो तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ रस्सी कूद रहे हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं और माएँ उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो रही हैं। उपवन के एक कोने में कुछ वृक्ष हैं जिसके ऊपर चिड़िया जो है उछल कूद कर रही हैं, उन्हें भी इस मौसम में बहुत मज़ा आ रहा है। और नीचे उस पेड़ के नीचे जो है कुछ बच्चे पिकनिक भी कर रहे हैं। तो जो भी आपका चित्र में दिया गया है उसे आप ऐसी तरीके से करते जाएंगे। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि विषय और वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है, अतः बार बार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि चित्र वर्णन करते समय आप जितने भी वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे वो एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए और क्रम में होने चाहिए। ये नहीं है कि एक वाक्य यहाँ तो दूसरा वाक्य वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये भी बताया गया है इसमें कि आपको ये जो चित्र वर्णन है ये एक कला है, इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए जिससे आप इस कला में निपुण हो जाएंगे। तो ये थी हमारी विशेषताएं। अब क्या है चित्र वर्णन का तरीका। अब कुछ तरीके बताए गए हैं बहुत ही शॉर्ट में कि हमें क्या क्या करना है। यदि आपको संक्षिप्त रूप में कहें तो आपको चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों का ध्यान रखना है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपको ये विशेषता एक चित्र के अंदर देखनी होती है और उन्हीं के हिसाब से चित्र वर्णन करना होता है। लेकिन अब आपको शॉर्ट में सिर्फ 5 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है
चित्र वर्णन करते समय। वो 5 चीजें क्या हैं? सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। जो भी चित्र है आप सब कुछ भूल जाओ, उस चित्र को बहुत ध्यान से देखो, तभी आप उस चित्र के बारे में सही कल्पनाएं कर पाएंगे। फिर संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। सबसे पहला बताना है कि वो पूरा संपूर्ण चित्र किस चीज का है, इसे आपको पहले बताना है। फिर क्या है, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उन्हें क्रम से लिखना है। अब कौन क्या क्या क्रिया कर रहा है इसे हमें ध्यान से देखना है और फिर उन्हें हमें लाइन से लिखना है। लाइन से मतलब ये नहीं कि पॉइंट 1 पॉइंट 2, कहने का मतलब है कि अगर बच्चे खेल रहे हैं तो कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं पहले आप ये सारी चीज़ें क्रम में लिखेंगे। फिर उनको महिलाएं जो देख रही हैं वो खुश हो रही हैं वो आप लिखोगे। फिर आसपास प्राकृतिक वर्णन करोगे, पेड़ हैं, पेड़ पे चिड़ियाँ हैं जो बहुत एंजॉय कर रही हैं, उन्हें भी मौसम सुहाना लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे भी क्रमबद्ध करना है। फिर उसके बाद है, फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का कोशिश करनी है। तो पहले तो आपने चित्र में जो जो हो रहा है वो लिख दिया, फिर अंत की कुछ पंक्तियों में आप क्या लिखोगे, चित्र में जो भी चीज़ इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करी जा रही है उसे समझाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी जो चित्र आपको डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से क्या था, वहाँ पर प्रकृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। फिर अंत में अपने विचार लिखिए। जैसे हमने बताया अंत में आपको अपने विचार लिख देने हैं। तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चित्र आपके सामने लाए हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है क्या क्या है, ये चीज़ें देखने में चलने हैं। तो क्यों उदाहरण है, सबसे पहले क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक चित्र दिया गया है, एक व्यक्ति नदी में कपड़े धो रहा है, यहाँ पर जो है बैल भी हैं, फैक्ट्री का गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, नाली का गंदा पानी भी आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जल प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पे सिर्फ धोबी कपड़े धो रहा होता तो धोबी के बारे में बताना होना, पीछे फैक्ट्री और जानवरों को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये जल प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या दिया है, प्रस्तुत चित्र जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, कुछ जानवर नहा रहे, नाले का पानी नदी में गिर रहा है, कारखानों से निकलने वाले रसायन आदि अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में गिर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ये चित्र किस चीज से संबंधित है और इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम सभी जानते हैं इन सब से नदी दूषित होती है। तो अब यहाँ पर आपने पहली लाइन में कि पहली जो हमारे पास लाइन थी ये हमने क्या बताया कि ये प्रस्तुत चित्र किस चीज का है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 लाइनों में, यानी कि आप समझिए लमसम 3 लाइनों में ये चीजें हमने बताने की कोशिश करी कि उस चित्र के अंदर क्या क्या चीजें हो रही। अब उसके बाद आप अपने विचार समझिए क्या है, जल के बिना मनुष्यों का जीवन संभव नहीं है और नदियों का जल मुख्य स्रोत है। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी इन गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव बहुत भयानक होंगे। तो सिंपल, जो अब सबसे 3 चीजें हमने इसमें डिस्क्राइब कर दी। पहली चीज क्या थी कि ये चित्र किस चीज का है, दूसरा हमने बताया कि इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं, और तीसरा हमने बताया कि इससे क्या मुसीबतें हो सकती हैं और जल हमारे लिए कितना जरूरी है। सिंपल, हमने यहाँ पर इस तरीके से जो है इसको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या करना है। चलिए अब एक और चित्र देख लेते हैं क्या है चित्र में। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ज़ेब्रा लाइन है जहाँ पर क्रॉस करा जा रहा है, एक व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल जो है चढ़ा रहा है। तो सभी कुछ आप यहाँ पर देख रहे हो। तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि शायद ट्रैफिक नियमों को लेकर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ेब्रा लाइन के ऊपर क्रॉस करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो इसको आप कैसे बताओगे, इसको आपको बताने का तरीका इस तरीके से, यह दृश्य किसी महानगर के चौराहे का है, ठीक है, महानगर का चौराहा जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स रहती है ना, वहाँ पर लाल बत्ती होने के कारण गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। फुटपाथ पर एक बच्चा एक वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर को आधे फुटपाथ पर ले जा रहा है। यह नियम के विरुद्ध है। अब देखिए, ट्रैफिक नियम के विरुद्ध है कि भाई अगर रेड लाइट है तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ रुक नहीं रहा और आगे बढ़ता चला जा रहा है। यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन ना करने से दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतजार नहीं करते और गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं।
ऐसा करते समय गाड़ियां परस्पर टकरा जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सिंपल हमने सबसे पहली लाइन बताई कि ये कहाँ का है, एक महानगर के चौराहे का दृश्य है। उस दृश्य में क्या क्या दिख रहा था, लाल बत्ती थी, गाड़ियां रुकी हुई थी, जेब्रा लाइन पे एक वृद्ध महिला को एक बच्चा जो है रोड क्रॉस करा रहा था, एक व्यक्ति जो है वो फुटपाथ पर मोटरबाइक चढ़ा रहा था, स्कूटर चढ़ा रहा था, जो भी था। तो अब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये गलत हो रहा था। तो हमने बताया कि जो नियम, यातायात के नियम बनाए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो यही क्या है, दुर्घटना का कारण बनती है। तो सिंपल यहाँ पर जो चित्र में था वो चीज़ें हमने बता दी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करते जाना है। तो ये आपका आज का हमारा टॉपिक चित्र वर्णन यहाँ समाप्त होता है। तो आपको सभी ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये चित्र वर्णन आपको मिलेगा कहाँ पर, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा। सिंपल यहाँ पर CBSE K-12 दिया है, K-12 इंग्लिश दिया है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सारी क्लासेस देखेंगे। आपको अपनी क्लास 9th को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने यहाँ इसे सिलेक्ट किया, आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब 9th में हमने ये जो टॉपिक अभी आपको चित्र वर्णन पढ़ाया है, ये हमारा हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड है। तो ये रहा हमारा हिंदी ग्रामर। यहाँ पे हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया, हमारे सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो जो भी आपको देखना, जैसे हमने विराम चिन्ह आपको कराए, तो विराम चिन्ह का टॉपिक दिया रहेगा, उसे आप क्लिक करोगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको हमने जो भी कराया, जैसे हमने अभी व्याख्या कराई है, टेस्ट पेपर कराएंगे, तो ये सारी आपके टॉपिक्स आ जाएंगे। आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। भाई व्याकरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। एक बार हम समझ लें तो वो हमें हमेशा याद रहता है। तो अच्छे से जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।